हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और आज आप मेरे साथ में इस वीडियो के अंदर देखोगे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। पहले हम शुरू कर लेते हैं तो हम देखें कि जो पाचन है, पाचन कहते किसको हैं। पाचन को एक परिभाषा के माध्यम से समझें तो जो जटिल एवं जो बड़े अणुओं को रासायनिक क्रियाएं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल व छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और ये पाचन विभिन्न अंगों के माध्यम से होता है, जिसमें कि विभिन्न अंग भाग लेते हैं। जो मुख गुहा से गुदा द्वार तक विभिन्न अंग पाचन करते हैं। तो उन सभी अंगों को मिलाकर के एक तंत्र का निर्माण होता है, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। और इसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो पाचन तंत्र होता है, तो पाचन तंत्र के अंदर विभिन्न अंग भाग लेते हैं, जिनमें देख लेते हैं। एक होता है मुख और 2 नंबर पर होता है ग्रसनी। तीसरे नंबर पर देखें तो ग्रासनली। नंबर 4 पर देखें तो नंबर 4 पर आता है हमारा आमाशय। नंबर 5 पर आती है हमारी छोटी आंत। और नंबर 6 पर हमारी बड़ी आंत आती है। इसके बाद में गुदा द्वार से होते हुए पाचन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने पाचन तंत्र के अंदर जिन अंगों के माध्यम से पाचन होता है, उन अंगों को यहाँ पर लिख लिया है। तो इनके बारे में हम एक एक से चर्चा करें। हम पढ़ेंगे मुख के बारे में। मुख के बारे में पढ़ेंगे तो मुख के अंदर आते हैं हमारे प्रथम नंबर पर हमारे दांत आते हैं। उसके बाद में हमारी जीभ आती है और उसके बाद में लार ग्रंथियाँ आती हैं। तो इनमें सभी में से पहले हमने दांतों के बारे में जाना। तो दांत हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर प्राथमिक दांत, जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं, तथा 2 नंबर पर आते हैं स्थायी दांत, जो कि जीवन भर तक रहते हैं। और इनमें से हम प्राथमिक दांतों को देख लेते हैं। तो प्राथमिक दांत बच्चों के अंदर आते हैं। वो 6 से 8 महीने से आने प्रारंभ हो जाते हैं तथा ये 12 से 14 वर्ष की उम्र तक पूर्ण रूप से आ जाते हैं। और इसके बाद में ये टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। तो बच्चों के अंदर जो दांत होते हैं, उनकी संख्या टोटल होती है 20। और इसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो बच्चों का दंत सूत्र होता है, वो होता है 2102/2102 इस प्रकार से बच्चों के ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या 10 होती है तथा निचले जबड़े में भी दांतों की संख्या 10 होती है। इस प्रकार से बच्चों के अंदर जो दांतों की संख्या है वो 20 हो जाती है टोटल। और इस दांतों के बाद में अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे स्थायी दांत हैं, स्थायी दांतों के बारे में। तो हमारे स्थायी दांत हैं वो हमारे 5 से 6 वर्ष की उम्र से आना प्रारंभ होते हैं तथा ये 25 से 27 वर्ष की उम्र तक पूर्ण रूप से हमारे जो स्थायी दांत हैं वो आ जाते हैं। इस प्रकार से हमने देख लिया। और जो हमारे स्थायी दांतों की संख्या होती है वो टोटल
टोटल 32 होती है। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। और इसके बाद में हम देखते हैं स्थायी दांतों का जो दंत सूत्र है उससे। तो स्थायी दांतों का दंत सूत्र है तो जो स्थायी दांत होते हैं उनका जो दंत सूत्र है 21-23/21-23 होता है, जिसमें से कि 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8, 8 इंटू 2 बराबर 16 ऊपरी जबड़े में तथा 16 निचले जबड़े में। टोटल स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। और इसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो जीभ है, हमारी जीभ के बारे में देख लेते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जीभ। जीभ के बारे में देखिएगा। तो ये जीभ हमारी जीभ मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। हमारी जीभ मांसपेशी होती है, जीभ मांसपेशियों से मिलकर के बनी होती है, जिसमें कि ऊपर की ओर इसमें कुछ कलिकाएं होती हैं। इस प्रकार से कुछ कलिकाएं होती हैं जो कि स्वाद का ज्ञान कराती हैं, जो स्वाद का ज्ञान कराती हैं हमें। हमारी जीभ का जो अग्रभाग होता है वो हमें कड़वे का अनुभव कराता है, तथा जो साइड वाले होते हैं वो हमें तीखे का अनुभव कराते हैं, तथा जो पीछे का भाग होता है वो हमें कड़वे का अनुभव कराता है। और इसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो बीच का भाग है वो नमकीनी स्वाद का अनुभव कराता है। और इसके बाद में जीभ हो गई। जीभ के बाद में हम देख लेते हैं कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उनके बारे में। लार ग्रंथियाँ तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। तो एक का नाम है टाइलिन एंजाइम और नंबर 2 एक है एमाइलेज। टाइलिन एंजाइम जो भोजन के अंदर स्टार्च होता है उसका पाचन करता है, और स्टार्च पाचन करके उसे माल्टोज के अंदर बदल देता है। और जो हमारा एमाइलेज होता है वो कीटनाशक जो भोजन के अंदर जो कीटनाशक पदार्थ होते हैं उनको, बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देता है। इस प्रकार से हमने मानव शरीर के जो पाचन है उसमें से मुख को पूरी तरीके से देख लिया है। और इसके बाद में मुख के बाद में आती है हमारी ग्रसनी। नंबर 2 पर आती है हमारी ग्रसनी। तो ग्रसनी में कोई ज़्यादा पाचन नहीं होता है। ये ग्रसनी भोजन तथा श्वास का निर्धारण करती है। तो ये मुख के बाद में ग्रसनी आती है। तो ग्रसनी के जो अंतिम भाग होता है उस पर एक ग्लोटस पाया जाता है, जो कि एक ढक्कन पाया जाता है जो कि
श्वास और भोजन को का निर्धारण करता है कि श्वास को भोजन नली में जाने से रोकता है तथा जो भोजन है उसको श्वास नली में जाने से रोकता है, जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। और इसके बाद में आती है हमारी ग्रास नली। ग्रास नली, तो ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, ये केवल और केवल भोजन को क्रमानुकुंचन प्रकार से गति प्रदान करती हैं भोजन के लिए। तो इस प्रकार से ग्रास नली में भी कोई पाचन नहीं होता है। और इसके बाद में आ जाता है हमारा आमाशय। आमाशय आ जाता है। तो आमाशय हमारा जो गुहा, शरीर के आंतरिक गुहा में स्थित है, जिसका आकार जेनुमा आकार है हमारे आमाशय का। तो यह हमारे शरीर के आंतरिक भाग में बाईं ओर स्थित है। तो इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। ये 3 भागों में विभाजित रहता है और इसमें एक HCl एसिड पाया जाता है, जो कि इसके अंदर HCl एसिड पाया जाता है, जिसका pH मान 1 से 2 pH मान होता है। इसकी जो आंतरिक दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, जिससे कि HCl से बचा जा सके। इस प्रकार से हमारा आमाशय होता है। आमाशय में भोजन को कई विभागों में बांट दिया जाता है। इसमें काफ़ी मात्रा में पाचन हो जाता है। इसके बाद में यहाँ से छोटी आंत में जा कर के भोजन चला जाता है। तो इसके बाद में भोजन छोटी आंत के जो डेडूनम है उसमें जा कर के भोजन चला जाता है। इस प्रकार से हमारा आमाशय है। तो आमाशय के बाद में हमारी आ जाती है छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत। तो छोटी हमारे जो शरीर का संपूर्ण पाचन, यानी कि संपूर्ण पाचन का लगभग 80% पाचन हमारी छोटी आंत के अंदर होता है, जिसमें कि भोजन का अवशोषण और जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनसे सीधा संपर्क रहता है। छोटी आंत, इसकी लगभग लंबाई होती है, लगभग होती है 7 मीटर। छोटी आंत की लगभग 7 मीटर की लंबाई होती है और ये बेहद ही कुंडलित नलिका होती है। इसका व्यास कम होता है और लेकिन लंबाई अधिक होती है। इसी प्रकार से जो हमारी छोटी आंत है उसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम और डेड्यूनम और जेजुनम और इलियम। 3 भाग होते हैं हमारी छोटी आंत के। इस प्रकार से तो काफ़ी मात्रा में हमारी छोटी आंत भोजन का पाचन करती है और इसके बाद में जो भोजन का पचने के बाद में जो हमारा भोजन जाता है वो इसके बाद में हमारी बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत, ये बड़ी आंत लंबाई में तो कम होती है, लेकिन इसका आंतरिक जो व्यास होता है वो अधिक होता है। इसमें ज़्यादातर कोई पाचन नहीं होता है। इसमें कुछ खनिज लवणों का तथा जल का अवशोषण होता है। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया, जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे कि ई कोलाई,
जो कि विटामिनों का संश्लेषण करते हैं। विटामिनों का संश्लेषण करते हैं, जैसे कि विटामिन B12 तथा विटामिन के। इन विटामिनों का संश्लेषण करते हैं। इस प्रकार से इस बड़ी आंत के अंदर इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 है सीकम, नंबर 2 पर आता है कॉलम और नंबर 3 पर आता है रेक्टम। और इसके अंदर जो सेलुलोज होता है उसे पचाने की क्षमता होती है। पहले जो हमारे पूर्वज थे वो कुछ घास फूस खाते थे जिसमें कि सेलुलोज पाया जाता था, उसे पचाने की क्षमता हमारी बड़ी आंत के अंदर होती थी। अब ये अवशेषी अंग रह गए हैं, इनमें अब ज़्यादातर कोई पाचन नहीं होता है। और इसके बाद में हमारी गुदा द्वार के जरिए भोजन को, जो अब अपचित भोजन है, जो बिल्कुल भोजन को गंदा भोजन है, वो मलाशय के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमने पाचन तंत्र को देखा कि जो पाचन है वो बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की एक प्रक्रिया है। इसी के विपरीत एक प्रक्रिया है जिसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। तो स्वांगीकरण में क्या होता है कि जो छोटे अणु हैं वो छोटे अणु मिल करके एक बड़े रूप में, जैसे कि वसा या ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होकर के शरीर के अंदर स्थित हो जाते हैं। और जो हम जब भूख की स्थिति में होते हैं तो उस समय हमारे शरीर को ऊर्जा उसी से मिलती है। तो इस प्रकार से हमने पाचन तंत्र के बारे में देखा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो पाचन तंत्र है उसके बारे में। तो पाचन क्या है? तो पाचन जो जटिल पदार्थ हैं तथा जो बड़े अणु हैं उनको छोटे अणुओं में तथा सरल अणुओं में तोड़ने की ये प्रक्रिया है, उसे हम पाचन कहते हैं। पाचन विभिन्न अंगों के माध्यम से होता है जिनमें विभिन्न अंग भाग लेते हैं, और जो अंग मिलकर के भाग लेते हैं उन अंगों से एक तंत्र बनता है जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। इस प्रकार से शुरुआत में हम मुख और उसके बाद में ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस प्रकार से देख लेते हैं। तो हमारे मुख के अंदर हमारे दांत पाए जाते हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक दांत तथा स्थायी दांत। इसके बाद में हमने प्राथमिक दांतों के बारे में देखा कि ये 6 से 8 वर्ष की उम्र से 6 से 8 महीने की उम्र से आना प्रारंभ हो जाते हैं तथा 12 से 14 वर्ष की उम्र में ये पूर्ण तरीके से आ जाते हैं तथा टूट भी जाते हैं। इसके बाद में इसका दंत्र सूत्र देखा हमने 2102/2102 × 2। इसके बाद में हमने जो स्थायी दांत हैं उनके बारे में देखा कि जो स्थायी दांत हैं उनकी संख्या टोटल 32 होती है। ये जीवन में एक बार आते हैं। और इसके बाद में जो इनका सूत्र था 2123/2123 × 2 दंत सूत्र देखा। और इसके बाद में हमने जो हमारी जीभ है उसके बारे में देखा। जीभ के बारे में कुछ हमारी जो लाल ग्रंथियाँ हैं वो उनके बारे में देखा। इसके बाद में ग्रसनी, जिसमें कि एक एपिग्लोटिस ढक्कन पाया जाता है, उसके बारे में देखा। ग्रास नलिका में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसके बाद में आ जाता है हमारा आमाशय। तो आमाशय के अंदर हमने पाचन को पढ़ा, तो उसके अंदर HCl अम्ल होता है जो कि भोजन को विभिन्न भागों में विभाजित कर देता है। इसके बाद में हमारा भोजन जाता है छोटी आंत के अंदर। तो छोटी आंत भोजन को अधिकतर जो टोटल भोजन का 80% भाग होता है उसे अवशोषित कर लेती है तथा जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनके अंदर पहुंचा देती है। इस प्रकार से छोटी आंत के 3 भाग थे, डैड्यूनम, जेजुनम और इलियम। और इसके बाद में हमारी जो बड़ी आंत है वो आ जाती है। और बड़ी आंत के अंदर 3 भाग होते हैं, सीकम, रेक्टम और कॉलम। बड़ी आंत में जल का और कुछ अपचित लवणें होती हैं भोजन की, उनका पाचन होता है। तथा बड़ी आंत के अंदर
कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया, जो कि विटामिनों का संश्लेषण करते हैं। विटामिन बड़ी आंत के अंदर विटामिन B12 तथा विटामिन K पाई जाती हैं और उनका संश्लेषण होता है।